Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss our next topic and that is physical properties of liquids. ठीक है, आज हम liquids को डिस्कस करेंगे क्योंकि आपको पता है हम स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस कर रहे थे और स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने सबसे पहले गैस को डिस्कस किया था और उसके लॉज को, और अब इसके बाद लिक्विड की बारी है, तो आज हम लिक्विड को पढ़ेंगे। ठीक है, आपने लिक्विड को देखा है, ज़्यादातर तो हमारा लिक्विड से ही वास्ता पड़ रहा होता है। ठीक है, पानी आप देखें, पानी को जैसे वो भी लिक्विड है। अब क्या होता है, इंटरमालिकुलर जो स्पेसेस होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा कम होती हैं। ठीक है, मालिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेस होती है कम होती है और इस वजह से इसके दरमियान इंटरमालिकुलर फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इनके जो मालिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर से स्लिप होते हैं, इस वजह से ये फ़्लो करता है। ठीक है ना, इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, आप जिस बर्तन में डालेंगे उसी की शेप अख्तियार कर लेगा, बट इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है ना, तो अब हम इसकी टिपिकल प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं। टिपिकल प्रॉपर्टीज़ में बेटा सबसे पहली जो चीज़ मैं डिस्कस करूँगी वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डेफिनेशन क्या है कि आप ये कहते हैं कि लिक्विड जो होता है वो गैस में कन्वर्ट होता है। लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। ठीक है, अब एवापोरेशन के लिए ये बात जाननी आपकी बहुत ज़रूरी है कि ये ऑल टेम्परेचर्स पर एवापोरेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, लेकिन फिर भी हमें एक टेम्परेचर चाहिए अगर हम एवापोरेशन के प्रोसेस को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि एवापोरेशन क्या है बेटा, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस में आप क्या कहते हैं कि एंडोथर्मिक प्रोसेस में हम कहते हैं कि एंडो मीन इंसर्ट एंड थर्म मीन टेम्परेचर, तो हमने इसको टेम्परेचर देना है। आपको वो एक एग्जांपल देता है, कहता है कि अगर 1 मोल ऑफ वाटर है एक कंटेनर में, ठीक है, हमने उसे गैस में कन्वर्ट करना है, हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है ना, ठीक है, तो हम अगर उसको एवेपोरेट करना चाहते हैं, ठीक है, गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमें 40.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। सही है, तो हम वो एवेपोरेट हो जाएगा। अब ये सारा प्रोसेस होता क्या है, ठीक है ना, अब हमें ये तो पता है कि टेम्परेचर के ज़रिए लिक्विड जो होता है वो गैस में कन्वर्ट होता है, और यही डेफिनेशन है एवेपोरेशन की। आप कहते हैं कि कंटेनर में एक लिक्विड पड़ा है, उसके इंटरमालिकुलर फोर्सेस जो हैं स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसमें मालिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेस है वो कम है। अब इसके जो मोशन है वो भी कम हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि कंटेनर में अगर पानी पड़ा हुआ है तो सबकी तमाम के तमाम मालिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एक जैसी नहीं होती। मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें बताई हैं आपको। सबसे बॉटम पे जो मालिक्यूल्स होंगे उनकी लेस काइनेटिक एनर्जी होगी, मिड में जो मालिक्यूल्स होंगे उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, और जो सबसे टॉप पे सरफेस मालिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है ना, अब जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है इन सबसे टॉप वालों की, पहले हम नीचे से बात करते हैं। ठीक है ना, हम इसे हीट देंगे, ठीक है, जिनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले कम थी, लेस काइनेटिक एनर्जी थी बॉटम वाले मालिक्यूल्स की, वो ज़्यादा होते जाएंगे। अब ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, वो कोलाइड भी एक दूसरे से ज़्यादा करेंगे, उनकी रैंडम मोशन भी इंक्रीज़ हो जाएगी, वो आके सेंटर वाले मालिक्यूल से स्ट्राइक करेंगे तो एवरेज उनकी काइनेटिक एनर्जी थी तो वो एवरेज से ज़्यादा अबव हो जाएगी। जब उनकी अबव होगी तो सरफेस वाले मालिक्यूल से टकराएंगे, जब सरफेस वाले मालिक्यूल से टकराएंगे तो उनकी तो काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी ज़्यादा थी तो वो एवेपोरेट होके, ठीक है, क्या करेंगे, उड़ जाएंगे, फिर हमारे पास गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। बेटा यहाँ पर आपको कंडेंसेशन का मैं बताना चाहूँगी। जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है वो क्या होता है, वो अपोजिट होता है टू द एवेपोरेशन। ठीक है ना, जो हमारे पास एवेपोरेशन कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है वो अपोजिट होता है एवेपोरेशन के। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ थोड़ा सा अपोजिट है कि मैंने कंडेंसेशन के नीचे जो एंडोथर्मिक प्रोसेस लिखा है वो एक्चुअली एवेपोरेशन पे लिखना है, और एवेपोरेशन में जो एक्सो लिखा हुआ वो एंडो है। ठीक है ना, बोल मैं जो रही हूँ वो आप जिस तरह से बोल रही हूँ उस तरह से आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करनी है। ठीक है, तो जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है वो एवेपोरेशन के बिल्कुल अपोजिट है। इसमें गैस जो होती है वो क्या है, लिक्विड में कन्वर्ट होती है। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर अब जितना, ठीक है, टेम्परेचर एक दूसरी बात हम जो इसमें डिस्कस कर रहे हैं लिक्विड की प्रॉपर्टीज में, टेम्परेचर जितना ज़्यादा आप बढ़ाएंगे एवेपोरेशन का प्रोसेस उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर जितना ज़्यादा कम करेंगे एवेपोरेशन का प्रोसेस उतना ज़्यादा कम हो जाएगा। दूसरी ये बात है कि एवेपोरेशन से जो होती है ना कूलिंग इफेक्ट आता है। कैसे कूलिंग प्रोसेस में इससे होता है, आप देखें कि
ऊपर वाले मालिक्यूल्स जब इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या है जो पीछे जो हमारे पास रह जाते हैं मालिक्यूल्स उसके नीचे उनकी एनर्जी तो बहुत कम हो जाती है। तो जिनकी आई थी वो उड़ गए, पीछे जो रह गए उनकी काम हो गई, वो क्या करेंगे सराउंडिंग से एनर्जी लेंगे। जब सराउंडिंग से एनर्जी लेंगे तो एनवायरनमेंट में कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। आप अपने हाथ के ऊपर अगर अल्कोहल डालते हैं ना तो अल्कोहल इवेपोरेट हो जाएगा, उसके पीछे जो मालिक्यूल्स बच जाएंगे ना वो क्या करेंगे आपकी हथेली से ये जो है वो एनर्जी लेंगे, तो अपनी एनर्जी को इंक्रीज़ करने के लिए तो आपकी हथेली पे क्या कूलिंग इफेक्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि टेम्परेचर पे ये कूलिंग प्रोसेस जो है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहली बात जो है मैंने की है फैक्टर्स डिपेंड अपॉन इवेपोरेशन। कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इवेपोरेशन पे असरअंदाज होते हैं। तो सरफेस एरिया, सबसे पहले सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। इसका ये मतलब है कि डायरेक्ट रिलेशन है। आप रोज़ चाय पीते हैं, अगर आपको स्कूल आने की ऑफिस जाने की जल्दी है, आप क्या करते हो, आप चाय को कप में से निकाल के सॉसर में डाल देते हो। अब कप का सरफेस एरिया कम है, सॉसर का चौड़ा है, ठीक है ना, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ से जल्दी चाय ठंडी हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू कप। सेकंड, टेम्परेचर को मैं अभी आपसे 2 मिनट पहले डिस्कस कर चुकी हूँ इसी लेक्चर में। उसका भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इवेपोरेशन के साथ। जितना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी, जितना टेम्परेचर कम होगा इवेपोरेशन उतनी ही कम होगी। थर्ड वन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं बेटा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज का इवेपोरेशन के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं है, इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा होंगी इवेपोरेशन उतनी कम होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी कम होंगी इवेपोरेशन उतनी ज़्यादा होगी। अल्कोहल और वाटर की मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होती, उसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, इसलिए वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। जबकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो इस वजह से क्या होता है वो जल्दी इवेपोरेट नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। ओके, ये था हमारा आज का लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। होप यू ऑल विल बी फाइन एंड सी यू सून इन द स्कूल। थैंक यू।